हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। इस वीडियो में बात करेंगे सक्षम प्रैक्टिस सेट 1150 को। शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के साथ, जिसको जहां पे प्रॉब्लम हुई हो तो आप अपने प्रॉब्लम्स डाउट क्लियर कर सकते हैं। पहला प्रश्न था पोर्ट्रेट और लैंडस्केप विकल्प हैं। किसके विकल्प हैं भैया? तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप सभी लोग जानते हैं ना कैसे होता है। तो पोर्ट्रेट का मतलब कुछ इस तरीके से आपने अपना जो है फ़ोन का जो स्क्रीन होता है उसका ओरिएंटेशन भी आपने देखा होगा, और लैंडस्केप मतलब इस टाइप से आपके पास रहता है। तो बेसिकली ये बेसिकली क्या है, ये है पेज लेआउट, कि आपको पेज लेआउट को कैसे रखना है। बट उसको वैसे बहुत अच्छे से जो लैंग्वेज या और बेहतर जो लैंग्वेज में बोला जाता है उसको बोला जाता है पेज ओरिएंटेशन। क्या बोलते हैं इसको पेज ओरिएंटेशन कहा जाता है। तो आपने अपने फ़ोन में भी देखा होगा, जो आपका फ़ोन होता है ना, कि आपको पोर्ट्रेट मोड में रखना है या फिर उसको जो है लैंडस्केप मोड पे करना है, तो उस तरीके से वहाँ पे भी जो है ओरिएंटेशन आता है। ये जो स्क्रीन होता है उसका ओरिएंटेशन आता है। इसी तरीके से जो आपके पास पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किस में आएगा आपके पास, ये पेज ओरिएंटेशन के टाइप में आपके पास आ जाता है। बाकी पेज साइज़, पेज आकार से इसका कोई भी मतलब नहीं है, पेज लेआउट से कोई मतलब नहीं है। हाँ, पेज लेआउट भी उसको वैसे बोलते हैं, बट उसका जो बेहतर मैं कह सकता हूँ एक ज़्यादा शुद्ध रूप जो बोला जाता है वो पेज ओरिएंटेशन ही बोला जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 87, निम्न में से कौन सा एक अनुभाग स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं होता? तो कौन सी चीज़ें स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं होता? स्लाइड लेआउट का मतलब हो गया, जैसे आप ये लोग देखते हो ना, इस तरीके से एक स्लाइड देखते हो। इस स्लाइड में आप देखना यहाँ ऊपर जो है आपके पास टाइटल होता है, या आपके पास यहाँ पे कंटेंट जो है आपके पास लिखा हुआ होता है। तो ये जो आपका ये स्लाइड जो एक लेआउट है, इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें देखने को आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे देखने को मिलता है। तो इसमें टाइटल हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, लिस्ट हो गया, ये तमाम चीज़ें जो है इसमें देखने को मिलती हैं। तो इसमें चार्ट्स भी आता है, लिस्ट भी आता है, टाइटल्स भी आता है। यहाँ पे एक चीज़ है जो यहाँ पे नहीं आता है, एनिमेशन नहीं आता साहब इसमें। तो एनिमेशन कहाँ आता है? एनिमेशन ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। यानी जब आप यहाँ पे किसी इमेज को डालोगे, मतलब इस लेआउट में जो स्लाइड है, स्लाइड में अगर किसी चीज़ को आप पेस्ट कर रहे हो, या फिर यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को जो है मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे लगा रहे हो उस चीज़ को, तो उस ऑब्जेक्ट को आपको कैसे घुमाना है, उस ऑब्जेक्ट को, या उस ऑब्जेक्ट को फ्लाई करवाना है ऑब्जेक्ट को, या उस ऑब्जेक्ट में बार्स वगैरह करवाने होते हैं। एनिमेशन के बहुत अलग अलग से जो है आपके पास तरीके होते हैं। तो बेसिकली जो एनिमेशन होता है ना, ये एनिमेशन, ये आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इस कार्य को करते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब आपने यहाँ पे किसी की फ़ोटो लगा दी, मान लो ये फ़ोटो अगर आपने इसमें लगाई और आप चाहते हो कि ये फ़ोटो घूम घूम के चले, तो ये बेसिकली एनिमेशन होता है। तो ये आप ऑब्जेक्ट के अंदर इसको लगा रहे हो, ना कि वो पेज या जो स्लाइड है उसका लेआउट में ये चीज़ मौजूद होती है। उम्मीद करूँगा ये बात आपको समझ में आई होगी कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। इस तरीके से आपको थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आपके पास क्या आती है, कहाँ पे आपके पास नहीं आती है। साथ ही साथ में कभी अगर कोई बोले तो आपको यहाँ पे जो है टेबल भी आपको देखने को मिल जाता है। क्या यहाँ पे चार्ट्स हैं? चार्ट्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये रहा आपका ये सवाल, अच्छा सवाल था। 88 क्वेश्चन देखेंगे, एमएस वर्ड में अगले शब्द पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की को इस्तेमाल करते हैं? अगले उसमें आपको जाना है तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस राइट एरो को। देखो, अगर वापस आना है, देखो आगे चले जाओगे तो ये राइट एरो हो गया, पीछे आना चाहो तो फिर लेफ्ट एरो करना पड़ेगा। अगर आपको नीचे आना है तो आपके पास क्या करना पड़ेगा? डाउन करना पड़ेगा। और ऊपर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अप एरो करना पड़ेगा। इस तरीके से आपके पास जो है ये शॉर्टकट कीज़ होती हैं। इन शॉर्टकट की मदद से आप किसी भी तरीके से आप मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, डेटाबेस को प्रतिबंधित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यानी सिंपल सी बात है, डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस में जहाँ पे आपके पास जो तमाम जानकारियाँ होती हैं उसको मैनेज करना है, उसमें चीज़ें ऐड करनी है, उससे चीज़ों को हटाना है। बेसिकली ये सब काम किसके अंदर होता है? तो ये होता है आपके पास किसके अंदर? ये होता है डेटाबेस मैनेजमेंट। ये काम होता है DBMS का। इसी को क्या बोलते हैं हम? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस डेटा को मैनेज करने के लिए हमारे पास अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे हम बात करते हैं MySQL, हमारे पास एक का नाम आता है MyAccess। ये आपके पास क्या डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। इसमें नाम आता है आपके पास Oracle। ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप डेटा को मैनेज करते हैं। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सभी लोग जानते होंगे। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या करता है, एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक इन्वायरमेंट ऐसा बनाता है ताकि ये दोनों के दोनों जो है एक बेहतर तरीके से काम कर पाएँ। तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम और ये है आपके पास DBMS। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को क्या कहने का मतलब ये है कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का जो मिश्रण है, यानी उसका जो मैं कह सकता हूँ जो कॉम्बिनेशन है, उसको क्या कहते हैं? तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं हम क्या? हाइब्रिड कंप्यूटर। इसको क्या बोला जाता है? इसको जो है हम हाइब्रिड कंप्यूटर जो है हम इसको नाम देते हैं। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं और आपके पास हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? एनालॉग में आपका जैसे नॉर्मल सी घड़ी होती है ना, वॉच होती है, तो जो ये वाली जो सुई वाली ऐसे वॉच जो होती है इस तरीके से,
ये वाले जो होते हैं कि 2 बजिया इस तरीके से, तो ये तो एनालॉग कंप्यूटर के अंदर ही आता है। और एक डिजिटल होता है, तो डिजिटल वॉच जो होती है आपके पास नॉर्मली कैसे दिखाता है, आपको दिखाते हैं भैया 12:10 ऐसे, तो ये आपके पास डिजिटल होता है। इन दोनों का अगर हम मिश्रण देख लें तो इन दोनों का जो मिश्रण होता है आपके पास क्या होता है, इन दोनों का मिश्रण आपके पास हाइब्रिड कंप्यूटर आ जाता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में आपके पास एक पर्टिकुलर नंबर भी मिलेगा और एक ग्राफ भी मिलेगा। जैसे आपके पास ईसीजी टाइप की चीज़ें होती हैं, उसमें देखा होगा आपने, जैसे इस तरीके की मशीनें जो होती है ना, इस तरीके से आपके पास जो ईसीजी निकल के सामने आता है और उसकी पर्टिकुलर उसमें जो है आपको कुछ वैल्यूज़ भी देखने को मिल जाती है। तो ऐसे जो कंप्यूटर होते हैं उन कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर जो हम कहा जाता है। इसी तरीके से पेट्रोल पंप आपने देखा होगा, पेट्रोल पंप में आपके पास तेल निकलता है, तो जो तेल निकलता है, जितना भी तेल आएगा बाहर, उस तेल का उस डिजिट में मान लो कि 2 लीटर कि भैया इतना पैसा हो गया तुम्हारा, तो यहाँ पे जितना तेल आएगा उतना पैसा उसमें लगाना पड़ेगा। तो ये भी आपके पास क्या होता है, एक हाइब्रिड कंप्यूटर का वो एग्जाम्पल हो जाता है। तो एनालॉग प्लस डिजिटल का एग्जाम्पल क्या हो गया, आपके पास हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये बात समझ में आई होगी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने थे, तो इसमें जरा फटाफट से नंबर ऑफ ट्रायंगल ले लेते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या क्या आएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो 1 तो आपके पास ये हो जाता है, एक इसी तरीके से दूसरा ये हो जाएगा, समझते रहना, एक ये हो गया, 2 हो गया। इसी तरीके से अपने पास तीसरा ये वाला आ जाएगा और इसी तरीके से अपने पास ये वाला जो ट्रायंगल होगा ये कौन सा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। यहाँ पे ये 5वां ट्रायंगल होगा, ये सभी लोग समझ पा रहे होंगे। इस तरीके से ये वाला जो होगा ये 6 ट्रायंगल इसमें हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके पास ये वाला 7 हो जाएगा, इसी तरीके से आपके पास ये 8 हो गया, यहाँ पे आपके पास 9 हो गया, ये वाला इस तरीके से 9, और इसी तरीके से आपके पास जो ये होगा वो आपके पास 10 ट्रायंगल होंगे और इसी तरीके से ये वाला आएगा 11 ट्रायंगल आ जाएंगे। यानी आपके पास अभी जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ रहे हैं सिंगल वाले कितने ट्रायंगल होंगे, सिंगल वाले भैया आपके पास जो है 11 ट्रायंगल है। इतनी बात सबको क्लियर हुई होगी। तो 11 ट्रायंगल आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक, चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। सिंगल वाले भैया आपके पास एक वाले जो ट्रायंगल थे आपके पास कितने थे, ये 11 थे। अब हम इसकी डबलिंग करेंगे, डबल करके जो है इसको काउंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने ये वाला ट्रायंगल एक साथ लिया और इन दोनों को मिला के हमने कहा भैया एक ट्रायंगल आपके पास ये है। इसी तरीके से इस ट्रायंगल को मिलाया, हमने कहा भाई एक ट्रायंगल आपके पास ये, मतलब आपके पास कितने ट्रायंगल हो गए, 2 ट्रायंगल हो गए। इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, जैसे इसको मिला सकते हैं। इन दोनों को मिला के हमने कहा साहब इन दोनों को मिला के आपके पास एक और ट्रायंगल आया, जैसे कहा मैंने 3। अब मैं किसे मिला सकता हूँ, देखो इसको तो मिला नहीं सकते, इन दोनों को मिला के आपको मिलेगा एक और ट्रायंगल ये वाला। तो अब कितने हो गए आपके पास 4, तो एक ये था 2, एक ही मिला के 3 और ये मिला के 4। सेम इसको मिला के आपके पास कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5, और इसको मिला के आपके पास कितने हो जाएंगे, ये इस तरीके से आपको मिल जाएंगे 6। तो ये होंगे आपके पास 6 ट्रायंगल। इसको मिला के होगा नहीं, बट इसको मिला के आपको ट्रायंगल मिल जाएगा और इस तरीके से आपको ये वाला ट्रायंगल मिलेगा 1 और ये हो गया 7। यानी टोटल चलिए अगर कोई कम होता है तो फिर हम उसको देख लेंगे। अभी फिलहाल के लिए मेरे पास जो 2 वाले ट्रायंगल है वो कितने आ चुके हैं, 2 वाले मेरे पास 7 मिल चुके हैं। देखो ट्रायंगल को जब भी काउंट करना होता है कुछ इसी तरीके से काउंट किया करें, थोड़ा सा चीज़ें ईजी हो जाती हैं और फिर अगर उसमें कम ज़्यादा कुछ होता है तो हम उसको ईजिली फाइंड आउट भी कर सकते हैं यार कि कहाँ पर कौन सा छोटा होगा। अब 3 ट्रायंगल को एक साथ रखेंगे, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों को एक साथ हमने रखा। कौन सा वाला हो गया, ये वाला और ये वाला। इस तरीके से इन तीनों को मिला के एक ट्रायंगल मिला, हमारे पास ये वाला हो गया। ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपके पास। इसके अलावा कहीं और हमारे पास कहीं 3 से मिला के कोई और मिल रहा हो, देखो इधर तो हमारे पास हो नहीं सकता, इन तीनों को मिला के हम कर सकते हैं इस तरीके से। तो इन तीनों को मिला के एक ही मिल गया, फिर इसको और इसको मिला के इन तीनों को मिला के हमारे पास ये मिल गया, 2 हो गए। फिर इसको मिला के तो मिलेगा नहीं, क्या कहीं और है, यहाँ पे तो बहुत नेरवाई में देखने पर कभी चीज़ें मिलती भी नहीं है। तो हमने देखा एक ये हो गया, ऊपर से यहाँ पे 2 हो गए और इधर वाला 3 हो गया। तो 3 ट्रायंगल तो ऐसे हैं जो हमें मिल चुके हैं। क्या हमारे पास कोई और ऐसा कोई ट्रायंगल है जो मैंने यहाँ पे काउंट नहीं किया है, तो ज़रा उसको देख लेते हैं। क्या इसमें कहीं और ऐसा कोई ट्रायंगल है जो नहीं काउंट किया है, तो उसको देख लेते हैं। तो फिलहाल तो भैया हमने काउंट कर ही लिया है, जितना हमें मिल रहा है हम उसको देख लेते हैं। तो 3 वाले तो भैया हमें 3 ट्रायंगल मिले। 3 वाले कौन से मिले, 3 मिले। कैसे मिले, 1 2 3 इसको मिला के एक 1 2 3, एक 1 2 3 और एक आपके पास, ठीक है यही 3 है यहाँ पे, तो 3 वाले मिल गए भैया। अब हम देखेंगे 4 वाले ट्रायंगल हमारे पास कहाँ पे हैं। थोड़ा सा वीडियो जरूर लेंदी हो जाएगा, बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि जिसमें समझ में ना आया हो कि कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है, ताकि वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। चलिए अब आगे देखते हैं सब, आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, आगे देखते हैं। हमारे पास अब ऐसे देखो कि क्या मेरे पास कोई ऐसे हैं जहाँ से 4 को मिला के हमारे पास कोई ट्रायंगल बन सकता है। तो 4 को हमारे पास मिला के कहाँ ट्रायंगल बन सकता है, अगर हम यहाँ से काउंट करें तो यहाँ से तो अपने पास कुछ आएगा नहीं, यहाँ पे भी अपने पास कुछ कोई खास है नहीं। हमारे पास जो ट्रायंगल बन रहा है वो हमारे पास कुछ यहाँ से बन सकता है। कहाँ से बन सकता है,
कीप करते हैं इसको, इधर से बन सकता है भाई 1 2 3 4, इन चारों को मिला के हमारे पास एक ट्रायंगल कुछ कुछ तो ये बन सकता है। एक तो ये मिला 4 वाला, इसमें शायद समस्या होनी नहीं चाहिए किसी को, तो 4 वाले अपने पास ये हो गए। ठीक है जी, ओके ओके। और हमारे पास 4 वाले और कौन से बन सकते हैं? क्या कहीं और बन सकता है 4 वाला? 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 वाले आ गए। ओके, इसको हटा के 1 2 3 4, क्या ऐसा कुछ ट्रायंगल बन सकता है? ये नहीं बनेगा ना। देखो अगर हम इसको लें तो ये कोई ट्रायंगल नहीं है, ऐसा आ रहा ना, ये ट्रायंगल नहीं है। चलो फिलहाल के लिए 4 वाला हम एक ही मान लेते हैं, जो मिल रहा है थोड़ा सा जो क्लियर क्लियर नजर आ रहा है उसको हम ऐसे ले लेंगे। तो भैया 4 वाले ट्रायंगल मेरे पास कुछ कुछ ये आ चुके हैं। चलिए अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कोई 5 वाला कहीं नजर आ रहा, कहीं 5 वाला, कि कहीं पे 5 वाला नजर आ रहा हो। पर चलो जो मिल रहा है पहले उसको देख लेते हैं। जैसे 1 हो गया, इधर देख लेते हैं भैया। चलो हो सकता है वीडियो लेंथी चला जाए। 1 2 3 4 5, देखो इन पांचों को मिला के हमारे पास एक ट्रायंगल है इस तरीके से, ये सबको नज़र आ रहा होगा। देखो एक ट्रायंगल ये होगा, फिर 1 2 3 4 5 6, इन 6 को मिला के, मतलब ऐसे कर लेते हैं, 5 को मिला के अपने पास एक है ऐसे, और 6 को मिला के फिर अपने पास एक और आ जाएगा। कौन सा 6? देखो इधर से ये वाला ऐसा कुछ होने वाला है भैया, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, इन 6 को मिला के इस तरीके से आएगा। एक और आएगा 1 2 3 4 5 6, मतलब इधर से भी इन 6 को मिला के एक और मिलेगा, यहाँ से हम इसको ऐसे मिला के कर सकते हैं। और एक इधर से मिलेगा 1 2 3 4 5, ये 5 वाला है ना, तो अच्छा 5 वाला मैंने ये काउंट नहीं किया। इसका मतलब 6 वाले अपने को कितने मिले हैं? 6 वाले अपने को मिले हैं 2, और 5 वाले भी कितने हो जाएंगे? 2। 5 वाले कौन से? देखो ये वाला, एक तो इधर से बनेगा ये वाला ऐसे जो हम बात कर रहे हैं, और एक इधर से बनेगा ऐसे, तो ये 5 और इधर से 5 वाले इस तरीके से आपके पास मिले। अब देखते हैं जरा हमारे पास टोटल कितने आए हैं, जरा देखिए। 7 + 3 आपके पास 10 हो जाता है, और 11 और जो 10 है 21 हो जाएगा, 22 होगा, 23 24 25 26, 26 आए हैं भाई इसमें। इसका मतलब अभी हमने कोई ना कोई जो है आपके पास छोड़ा होगा। इसका मतलब कोई ना कोई आपके पास ऐसा कोई ट्रायंगल है, संभवतः जो है मैंने यहाँ पे कोई ना कोई छोड़ा होगा, अदरवाइज जो है आपके पास आंसर बन जाता है। देखो एक तो ये भी है, ये भी मैंने छोड़ा ही है अभी। कौन सा वाला? देखिए एक ये भी है ना, देखो समझते रहे ना, यहाँ से ये वाला इस तरफ एक ये हो जाएगा भैया 27, देखो समझते रहिएगा। ये वाला आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया? ये 27 हो जाएगा। और एक आपके पास एक ट्रायंगल ये भी आएगा, कौन सा? 1 2 3 4 5, ये वाला मैंने अभी तक काउंट नहीं किया था ना, ये वाला। इस तरीके से एक ट्रायंगल आपको ये भी मिलने वाला है। यानी टोटल आपके पास 5 वाले कितने थे? 5 वाले भैया आपके पास 4 थे। ठीक, तो 5 वाले कितने हो गए? 4। 5 वाले भैया आपके पास मिले हैं 4। ये लीजिए, अभी टोटल कितने हो गए? चलो अभी भी मुझे लग रहा है कम कम ही आपके पास हो रहा है। 21 हो गए, 22 हो गया, और आपके पास 26 और 27 28। ठीक है, तो साहब आपके पास यहाँ पे नंबर आंसर कितना? 28 आया। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन ना पुराने पेपर में आया था। इस क्वेश्चन से क्या सीखना है कि क्वेश्चन से ये सीखना है यार कि हम अक्सर जो क्वेश्चन, मतलब कभी कभार हम छोड़ देते हैं ना क्वेश्चंस को। छोड़ने का मतलब ये कि हमें ट्रायंगल नहीं मिल पाते, कई चीज़ें होती हैं। तो अगर बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी किया होगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चला होगा कि कहाँ पे कौन से आए, इस वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिएगा, थोड़ा पीछे चेक कर लेना कि हमने इसको कैसे और किस वे में जो है इनको सॉल्व किया है। उम्मीद करूँगा ये बात समझ में आई होगी। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, इस क्वेश्चन ने बहुत टाइम ले लिया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इसका पार्श्व दर्पण क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा भैया? तो दर्पण प्रतिबिंब कैसे निकलेगा? इसका बहुत सिंपल सी बात है। दर्पण प्रतिबिंब के लिए भैया इसको ऐसे लगाओ, ये एच दिख रहा है ना, एच, तो एच कैसे आएगा? एच आएगा, टी टी आएगा, ई कैसे बनने वाला है? ई ऐसे आएगा, ई ऐसे बनेगा, और टी कैसे बनेगा? सेम टू सेम ऐसे। इसमें जो आंसर बनेगा कौन सा बनेगा आपके पास? ये बी वाला इसका आंसर आएगा, STEET, इस तरीके से आंसर बनने वाला है। ठीक है, उम्मीद करूँगा ये बात समझ में आई होगी कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। अब ये दर्पण इमेज, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए, अदरवाइज अगर ये भी नहीं आ रहा है तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का आपको जवाब देना है। अरविंद, बाला, चित्रा, दीपा, हरि, मधु एक वृत्त के चारों ओर केंद्र के मुंह करके बैठे हैं। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं। 8 लोगों को इस तरीके से बना दो। हमने बनाया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गए, ये इस तरीके से 8 हो गए। ठीक, अब इसको जैसे जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है इसको चलते रहो। जैसे इसने क्या बोला, बाला महा के दाईं ओर तीसरा। ठीक है, तो बाला कहाँ बैठा है? महा के दाईं ओर तीसरा। तो मैंने कहा चलो महा को मान लो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर यहीं से स्टार्ट करता हूँ। महा को यहाँ बनाओ और बाला को तीसरा बनाओ, पहला दूसरा तीसरा। तो बाला कहाँ होगा? ऐसे होगा ना बाला, इसने यही तो बोला है। बाला महा के दाईं ओर तीसरा, और अभी के बाएं से तीसरे स्थान पर है कौन? बाला।
तो इसका मतलब अभी कहाँ बैठा होगा, अभी बैठा होगा आपके पास यहाँ पे। तो जब अभी यहाँ बैठा होगा, और ध्यान दो इनका मुंह सबका अंदर की तरफ है, तो अभी के तो ये बाएं बाएं से हो गया, देखो अभी का बाएं इस तरफ होगा, तो अभी के बाएं से तो आपके पास ये आ गया, और बाहा के दाएं से बाला इधर आ गया। अच्छा, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, तीसरे स्थान पर है। चित्रा अरविंद के बाएं से चौथे स्थान पर है। अब चित्रा और अरविंद को थोड़ी देर मैं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि चित्रा और अरविंद का यहाँ पे कोई संबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अरविंद महा और बाला के निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसने बोला जो अरविंद है ना, वो महा और बाला का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब अरविंद यहाँ नहीं बैठ सकता, अरविंद इधर नहीं बैठ सकता, अरविंद इधर नहीं बैठ सकता, अरविंद इधर नहीं बैठ सकता, क्योंकि महा के पड़ोसी नहीं हो सकता, बाला का पड़ोसी नहीं हो सकता। तो अरविंद के लिए मेरे पास एक ही जगह बच रही है, और वो जगह है आपके पास ये वाली। तो अरविंद मेरा यहाँ पे बैठेगा। अच्छा, तीसरा क्या बोला इसने, हरि बाला का निकटतम पड़ोसी नहीं है। हरि बोला बाला का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब हरि देखो यहाँ नहीं आ सकता, हरि इधर नहीं आ सकता, हरि इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। चलो मैं छोड़ देता हूँ आगे। मधु दीपा के दाएं और दूसरे स्थान पर है। मधु दीपा के दाएं और दूसरे स्थान पर है, तो बाला के एकदम बाएं और कौन है। देखो इससे मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं हुआ, बट इससे मैं काम कर सकता हूँ। काम क्या कर सकता हूँ, जो मैंने छोड़ा था ना, इसको वापस से पकड़ लेते हैं। कौन सा, हमने यहाँ पे एक लाइन छोड़ी थी, चित्रा अरविंद के बाएं से चौथे स्थान पर है। चित्रा अरविंद के बाएं से चौथे स्थान पर, ये अरविंद है। चित्रा कहाँ बैठी होगी, अरविंद का बाएं इधर से होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पे कौन होगी आपके पास, यहाँ पे बैठी होगी चित्रा। तो हमने चित्रा भी बना दिया। अभी अपने पास एक और लाइन छूटी थी, वो लाइन छूटी आपके पास, हरि बोला बाला का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अगर हरि बाला का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब हरि कहाँ होगा भैया, हरि होगा यहाँ पे। और एक लाइन और छूटी है कि जो मधु है दीपा के दाएं और दूसरे स्थान पर है। तो मधु दीपा के दाएं और दूसरे स्थान पर, मतलब मधु यहाँ होगी तो दीपा आपके पास कहाँ होगी, दीपा यहाँ होने वाली। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना था। तो बाला के बाएं और एकदम बगल में कौन है, तो बाला का एकदम बाएं बगल में कौन होगा, बाला का एकदम बाएं, नॉट ये, बाला का बाएं आपके एकदम दीपा बनेगी ना, क्योंकि मुंह अंदर की तरफ है। तो बाला का दायां हाथ मधु की तरफ होगा, बायां हाथ दीपक की तरफ होगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। थोड़ा सा धीरे धीरे चीज़ें मतलब जहाँ पे समझ नहीं आती हैं, फिर कुछ चीज़ें अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए अपने बेसिक को अच्छे से करें, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके ही धीरे धीरे करके चीज़ें सही होती हैं। किसी शहर के एक कॉलेज में सभी 3200 विद्यार्थियों की 3 भाषाओं में अंग्रेजी, तेलुगु और हिंदी कम से कम एक भाषा आती है। 2400 को अंग्रेजी आती है, 1700 को तेलुगु आती है, 800 को हिंदी आती है, 1000 को दोनों आते हैं, 300 को तेलुगु और हिंदी आती है। 100 लोगों को तीनों भाषाएं आती है। इसका मतलब देखो, इसको हम वेन डायग्राम से बनाएंगे। एक वेन डायग्राम कुछ ऐसे बनाया, एक वेन डायग्राम कुछ ऐसे बनाया, और एक वेन डायग्राम को ऐसे बनाओ। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो टोटल कितने लोग हैं इसमें। टोटल भैया आपके पास जो विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी हो गए मेरे पास 3200। तो 3200 तो अपने पास टोटल विद्यार्थी हैं। अच्छा, इसने बोला अंग्रेजी वाले 2400 हैं, तो मैंने कहा ठीक है, इसको अंग्रेजी वाले लिखते हैं यहाँ पे। अंग्रेजी वाले भैया आपके पास 2400 हो गए। 1700 तेलुगु वाले, तो T4 तेलुगु, तो 1700 हमने तेलुगु वाले भी कर लिए। और एक बोला हिंदी वाले हैं 800, तो हिंदी वाले H4 हिंदी, तो हमने यहाँ पे 800 भी कर दिए। इस तरीके से ऐसे 3 चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, सवाल है केवल 100 को 3 भाषाएं आती हैं, तो तीनों भाषा आने का मतलब देखिए, सबसे पहले इसको बनाया करो। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं ना, तो सबसे पहले वो नंबर डालना है जो तीनों में कॉमन है। तो तीनों में 100 कॉमन हो गया। अच्छा, अब यहाँ से चलो, 2400 को अंग्रेजी आती थी ना, तो 2400 को अंग्रेजी आती है, 1700 को तेलुगु आती है, 800 को हिंदी आती है। चलो यहाँ से 1000 लोग ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी और तेलुगु आती है। अब देखो यहाँ पे 100 लोग ऐसे हैं, देखो अंग्रेजी और तेलुगु को हम यहाँ लिखेंगे ना, लेकिन देखो 100 लोग ये भी तो हैं जिनको अंग्रेजी और तेलुगु आती होगी, क्योंकि अंग्रेजी और तेलुगु बोलने वाले लोग और साथ साथ में हिंदी बोलने वाले 100 हैं। तो इन 1000 में वो लोग भी आएंगे जो ऑलरेडी ये 100 होंगे। इसलिए केवल मैंने क्या कहा, अगर मुझे ये निकालना हो कि केवल भैया आपका अंग्रेजी और तेलुगु बोलने वाले लोग कितने, केवल जो अंग्रेजी तेलुगु बोलते होंगे, तो 1000 में से 100 माइनस करोगे तो 900 लोग, मतलब 900 लोग वो होंगे जो केवल अंग्रेजी तेलुगु बोलते होंगे। तो अब हमें क्या करना है, जो डबल दे रखे ना, डबल देने का मतलब ये है कि जो बताया हुआ है कि ये भी बोलता है और ये भी बोलता है, 2 भाषाएं जो बोलता है, उनमें से हमें इस अंडर वाली भाषा को माइनस करना पड़ेगा, तब मुझे केवल वाली भाषा मिलेगी। जैसे इसमें देखो 500 लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजी और हिंदी आती है ना 500 लोगों को, तो 500 लोगों को अंग्रेजी और हिंदी आने का मतलब हो गया कि ये इन 500 लोगों में ये 100 लोग भी इंक्लूड है। इसलिए 500 से 100 माइनस करेंगे तो केवल 400 लोग ऐसे होंगे जिनको हिंदी और आंग्ल भाषा आती होगी, अंग्रेजी और हिंदी आती होगी। और लास्ट में बोला 300 को तेलुगु और हिंदी आती है, तो इन 300 में से ये 100 लोग भी हैं जिनको तेलुगु और हिंदी आती है। इसलिए इन 300 में से 100 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे केवल 200 आएगा। 200 लोग वो होंगे जिनको केवल तेलुगु और हिंदी आती है। तो ये कुछ हमारे पास बन गया। सवाल है कितनों को तीनों में से केवल एक भाषा आती है,
जिसको केवल एक भाषा आती होगी, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एक भाषा आती होगी। जैसे देखो अंग्रेजी बोलने वाले लोग कितने, 9 और 1 10 और 4 14, यानी 1400 लोग ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी आती है। इसका मतलब यहाँ पे 1000 लोग ही ऐसे होंगे जिनको आपको केवल अंग्रेजी बोलने वाले जो लोग होंगे। सेम टू सेम यहाँ पे देखो 9 और 1 10 और 2 12, यानी 1200 लोग ऐसे हैं जो तेलुगु बोलते हैं, लेकिन केवल तेलुगु कितने बोलते हैं, 1700 में से 1200 माइनस कर दो, आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 12, और आपके पास कितना था ये 1700, ठीक है 500 लोग जो होंगे वो तेलुगु बोलेंगे। सेम टू सेम इसी तरीके से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 100 और 200 300 हो जाएगा, और 700 मतलब 700 लोग ऐसे हैं जो आपका हिंदी बोलते हैं। इसका मतलब केवल 100 ही लोग ऐसे बचेंगे जो केवल हिंदी बोल रहे होंगे। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही है। अब हमें बताना था कि तीनों में से केवल एक भाषा, कितने लोग ऐसे हैं जो केवल एक भाषा बोलते हैं। इसका मतलब 1000 लोग ये हैं भैया, 500 लोग ये हैं भैया जो केवल एक भाषा बोलते हैं, और 100 लोग ये हैं, यानी टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 1600। यानी आंसर कितना आएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन ए आएगा 1600, कि 1600 लोग ऐसे होंगे जो केवल एक ही भाषा बोलते हैं। और देखो ये समझाने को मैं समझाता हूँ इसलिए मुझे बहुत समय लगता है, इतना सब कुछ नहीं करना होता है। अगर ये तो ये भी हो सकता था कि 900 100 200 100 400 को ऐड कर लेते, 1600 आता, टोटल में से 1600 को माइनस करो, वो तो वैसे भी मुझे पता चल जाता कि एक एक भाषा बोलने वाले लोग कितने हैं। इसलिए ये मत समझना कि इसमें समय लग रहा है, ये समझाते हुए मुझे समय इसलिए लग जाता है क्योंकि इसमें सारे टाइप के बच्चे होते हैं, जिसको मैथ्स आती है, बहुत सारों को नहीं आती है, और वीडियो भी वही देखता है भैया जिसको थोड़ी दिक्कत होती है। ये ग्रेनिस लिखा हुआ है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, तो बहुत सिंपल है, इसी को जो है उलट करके जो है आपके पास लिखा हुआ है, जो ये है ना सेम टू सेम इसको यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है RGA, तो इसने R पहले लिखा, फिर G लिखा, फिर A लिखा, इस तरीके से। फिर आपके पास ये I आ गया, फिर N आ गया, SH आ गया, तो इसी को जो है उल्टा लिखा हुआ है 10, मतलब कुछ अलग नहीं है। सेम टू सेम इसको भी हम ऐसे लिख देंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। देखो भैया सिंपल सी बात, अगर फिर भी किसी को दिक्कत हो रही है तो मेरी बात समझना। मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है 3, G वाला कौन सा नंबर है यहाँ पे, G वाला 1, फिर 3 1, A वाला कौन सा नंबर है 2, I वाला कौन सा नंबर है 5, N वाला कौन सा नंबर है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे मतलब 3 1 2 5 इस तरीके से लिखा जा रहा है। मैंने भी यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले क्या लिखना है 3 वाला यानी N, फिर क्या लिखना है 1 वाला यानी G, फिर क्या लिखना है 2 वाला बोले तो E, ऐसे। फिर उसके बाद क्या लिखना है 5 वाला बोले तो O, NEG, 5 पे O आ रहा है ना, अच्छा तो ये तो बन नहीं रहा है, O कहाँ पे आएगा फिर, GENGEO, तो भैया ये तो A आ रहा ना इसका आंसर, तो इसका A आएगा भैया आंसर, देखो होगी थी गलती। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बेसिकली आपको सॉल्व करना है। उम्मीद करूंगा ये बात समझ में आई होगी कि कैसे जो है हम इन सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है सीता, मैरी, जैनी, रहीम और हमीदा एक ट्रैकिंग अभियान पर जाते हैं। आरंभ में अभियान का नेतृत्व हमीदा करती है, प्रति 2 किलोमीटर के बाद वे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में नेतृत्व बदलती है। 16 किलोमीटर के बाद नेतृत्व कौन संभालता है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले इनको वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। सीता S आ गई, मैरी M आ गई, जैनी J आ गई, रहीमा R आ गया और हमीदा H आ गया। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं। हर 2 किलोमीटर बाद ट्रैकिंग बोलते हैं, इसका मतलब 11वें पर, मतलब 10 के बाद जो है 10 से लेकर के आपके पास 12 और 12 से लेकर के 14, 14 से लेकर के 16। हमें बताना 16 किलोमीटर के बाद कौन चलेगा। देखो ये वापस से रिपीट होगा, देखो पहले हमीदा आई है, देखो पहले 5 है ना, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, मतलब 10 के बाद वापस से चीज़ें रिपीट आएंगी। और सबसे पहले इसमें रिपीटिशन में सबसे पहले कौन आएगी, फिर से वापस हमीदा आएगी। H से स्टार्ट ना, H के बाद कौन आता है, J आएगा, तो यानी यहाँ पे J आएगी। J के बाद क्या आता है, K L M, M के M आता है ना, M का मतलब मैरी आएगी। M के बाद क्या आता है R, इसका मतलब यहाँ पे 16वें किलोमीटर के बाद कौन आएगी, रहीमा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा कि भैया 16 किलोमीटर के बाद जो रहीमा है वो वापस से आपके पास क्या कर रही होगी, नेतृत्व संभाल रही होगी। इस तरीके से आप इसको सवाल को कर सकते थे। 97 क्वेश्चन देखेंगे। कुछ घोड़े व उतनी संख्या के जो व्यक्ति हैं कहीं जा रहे हैं, उन व्यक्तियों में से आधे लोग घोड़े की पीठ पर सवार हैं, शेष लोग पैदल चल रहे हैं। पैदल चलने वाले पैरों की संख्या 100 है, वहाँ घोड़ों की संख्या कितनी है। अब देखो ये वापस से वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन हम इसको अपने तरीके से भी कर सकते हैं। क्या बोला इसने, कुछ घोड़े हैं उतनी संख्या में व्यक्ति। मैंने कहा मान लो X घोड़े हैं, तो ऑब्वियसली बात है भैया व्यक्ति भी कितने होंगे, X ही होंगे। जितने घोड़े उतने ही जो है आपके पास आदमी भी हैं। अब देखो हर एक घोड़े के पास कितने पैर होते हैं, 4x पैर होंगे। मतलब अगर मान लो कि 100 घोड़े तो हर आदमी के पास, हर घोड़े के पास 4 पैर, तो 4x हो जाएगा। इसी तरीके से हर आदमी के पास 2 पैर होते हैं, तो मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं। तो इस तरीके से 4x और 2x इसको ईजिली किया जा सकता है। सवाल ने क्या कहा कि भैया
उन व्यक्तियों में से आधे लोग घोड़े की पीठ पर सवार हैं। चलो इसको पहले ऐसे बनाते हैं। कैसे? देखो, मैंने कहा उतने ही घोड़े हैं, उतने ही आपके पास के आदमी हैं। इसने बोला उन व्यक्तियों में से आधे लोग घोड़े की पीठ पर सवार हैं, यानी x/2 लोग जो है आपके पास घोड़े की पीठ पर सवार हैं और शेष लोग पैदल चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि मैदान में चलने वाले पैरों की संख्या है 100। अब देखो, अगर मैंने कहा x घोड़े, इसका मतलब पैर कितने हो जाएंगे? इनके 4x हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे आपके पास अगर ये हाफ लोग हैं ना, आधे ही लोग ऐसे हैं जो घोड़े के ऊपर सवार होकर चल रहे हैं, इसका मतलब कितना हो गया? हर एक आदमी के पास 2 पैर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा 2x/2। ये भी समस्या नहीं आ रही, ठीक है। हर आदमी के पास 2 पैर होंगे तो भैया ऑब्वियसली बात है 2x/2 हो जाएगा। और इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल आएगा? क्योंकि पैर टोटल 100 हैं, तो मैंने कहा ये जो पैर होंगे ये टोटल 100 होंगे, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4x + x कितना हो जाएगा? 5x। 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ पे? 20। तो x की वैल्यू कितनी आई? 20। तो घोड़ों की संख्या यहाँ पे आपके पास कितनी होने वाली है? घोड़ों की संख्या आपके पास यहाँ पे 20 हो जाएगी। बहुत सिंपल है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको ये बात यहाँ पे समझ में आई होगी कि हम इस क्वेश्चन को जो है किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आज का पेपर थोड़ा लेंथी हो गया, इसमें हर एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा समझाने वाला है। जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे के प्रश्नों का उत्तर देना आपको इस तरीके से। चलो सबसे पहले इसको लगा लेते हैं। m ऐड t का मतलब क्या हुआ? देखिए, x ऐड y का मतलब था y का बेटा x, y का बेटा क्या है? x, यानी t का बेटा क्या होगा? t का जो बेटा होगा यहाँ पे क्या होगा? m होगा। तो ये t का जो बेटा है वो m है। उसके बाद t - n, देखो x - y का मतलब था y की पत्नी x, यानी y की पत्नी x, यानी n की पत्नी t, यानी t क्या है? पत्नी है। किसकी पत्नी है? n की पत्नी है। तो हमने इसको n बना दिया ऐसे, इस तरीके से। फिर देखो n ऐड b, सेम टू सेम। x ऐड b का मतलब था कि y का बेटा x है, इसका मतलब v का बेटा n है, इसका मतलब v का बेटा कौन है? n है, यानी इसका ऊपर हो जाएगा इसके पिता या माँ जो भी हो सकती है। v + r, देखो कहाँ पे है? प्लस का साइन कहाँ है? x + y का मतलब है y की बेटी x है, इसका मतलब r की बेटी v है, r की जो बेटी है वो v है। चलो एक बार वापस से देख लेते हैं। x + r का मतलब है y की बेटी x, इसका मतलब r की बेटी v, तो मतलब ये बेटी है। किसकी बेटी है? ये r की बेटी है, तो r मतलब और ऊपर आ जाएगा कुछ ऐसे। तो फिर vm का क्या है? vm का क्या है? तो ऑब्वियसली बात है ना यार भाई, देखो यहाँ पे जो m है ना वो n और t का क्या है? बेटा है। तो इसका मतलब v क्या हुई? इसकी ये दादी हुई ना। तो यहाँ पे vm का क्या है? तो जो v है वो m का क्या होने वाला है? दादी। तो vm की क्या हो जाएगी? यहाँ पे दादी हो जाएगी। तो ये ऐसे जो है प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। अब इसको, ये वाले क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं क्योंकि सीधा सीधा जो भी क्वेश्चन होते हैं वो इजी होते हैं। जो इनडायरेक्ट रिलेशन होते हैं वो थोड़ा सा टफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से बनाओगे, जो भी रिलेशन बोला गया इस रिलेशन को बड़ा ध्यान से पढ़ा करें कि क्या पूछा गया। v का m से संबंध पूछा गया, तो यहाँ पे दादी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निष्कर्ष निकालना है। सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं। चलिए ठीक है, हमने कहा सभी जो कंप्यूटर हैं, ये सारे कंप्यूटर हो गए, सारे के सारे कंप्यूटर लैपटॉप हैं। चलो ठीक है साहब, हमने यहाँ पे बना दिया सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं। इस तरीके से हम बना सकते हैं। सभी फ़ोन लैपटॉप है, थोड़ा इसको छोड़ सकते हैं। सभी फ़ोन क्या है? लैपटॉप है। अगर सभी फ़ोन लैपटॉप है तो मैंने यहाँ पे बना दिया। मान लो कि ये ऐसा आ गया, तो इसको भी मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि भैया सभी फ़ोन जो है आपके पास लैपटॉप है, ऐसे बोला जा सकता है। और सभी लैपटॉप पेन है, तो सारे के सारे जो लैपटॉप है इनको पेन बनाओ। सारे के सारे लैपटॉपों को क्या बना दिया मैंने? पेन बना दिया। ऐसे बना सकते हैं। अब देखो रिजल्ट, जो निष्कर्ष है वो क्या कह रहा है? कुछ पेन फ़ोन है। क्या ये बात सही है? कुछ पेन फ़ोन है, क्योंकि सारे के सारे फ़ोन जो है पेन के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कुछ जो फ़ोन है वो पेन हो सकते हैं, क्योंकि पेन तो बहुत बड़ा है ना। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। दूसरा, कुछ कंप्यूटर फ़ोन है। क्या ये बात सही है? कुछ कंप्यूटर फ़ोन है। भाई नहीं है, ये नहीं है। देखो फ़ोन अलग है, कंप्यूटर अलग है, तो ये वैसे भी नहीं बनता है। तो अगर बनाना भी चाहो तो बना भी सकते हो, लेकिन क्योंकि अभी एक में जो है रॉन्ग आ रहा है, क्योंकि इससे नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये रॉन्ग ही होगा, मतलब आप इसको नहीं बनाएंगे। और लास्ट में है सभी फ़ोन पेन है। तो क्या सभी फ़ोन पेन है? बिल्कुल, जो फ़ोन आ रहा है वो पेन के अंदर आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ सभी फ़ोन पेन है। तो अभी के लिए पहला और तीसरा जो है आपके अनुसरण करेंगे, दूसरा वाला अनुसरण नहीं करेगा। चलिए आज का लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल क्या कह रहा है जरा उसको देख लेते हैं। लास्ट सवाल है, यदि दर्पण में दिखने वाला समय 11:40 बजे है तो वास्तविक समय क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा इसको 11:60 से हम इजीली माइनस कर सकते हैं, और 11:40 से माइनस जब आप करोगे तो यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। 0 का मतलब होता है 12, इसका मतलब 12:20 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा ये बात समझ में आएगी। आज हो सकता है ये जो सॉल्यूशन है थोड़ा लेंदी चला गया, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आज थोड़ा सा समझाने वाला था। उम्मीद करूँगा आपको ये चीज़ समझ में भी आ रही होगी जो यहाँ पे बताई जा रही है। अदरवाइज़ जो है फिर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है।
आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो के साथ।